3.5 साल का था तभी मैं उनके पास ही ज्यादा रहता था। अगर वो नहीं रहते थे तो उनको ये लगता था कि कुछ हो गया है। पिता जब आते थे बाहर से तो आपकी खुशी कैसे छलकती थी? जो मैं डिमांड जो रख देता था वो नहीं होता। आप कब जानने लगे कि आपके पिताजी गायक हैं और बहुत बड़े गायक हैं? कभी कभी तो पारस चचा, बुल्लू चचा ये लोग भी आए हैं, रामदेव चचा ये लोग भी आए हैं। तो लेकिन ये चीज सबको पता था कि ये सोए तो कोई जगह आएगा नहीं। कभी उन्होंने आपको गाना सिखाया या सुनाया? हाई स्कूल के बाद बिरहा में झुका हुआ तो उन्होंने पहला गाना दिया लिखकर। आप जो है कितने समय तक यहाँ गाए? मुझे कभी अपने जोड़ी पारी में कभी अवसर मिला ही नहीं कि हमारे हम समकक्षी के गायकों से मैं बिरहा गा। बिरजू खलीफा को गए हुए लगभग 25 वर्ष हो गए। इन 25 वर्षों में उनकी स्मृतियों को संजोने के लिए आप लोगों ने क्या किया? आज YouTube ने हर कला विधा के लिए और हर व्यक्ति के लिए ऐसी सहूलियत पैदा कर दी है कि वह चाहे तो अपने हर क्षण का उपयोग YouTube के जरिए से कर सकता है और इसी का फायदा उठाते हुए तमाम सारे लोगों ने अपनी दिनचर्या का बहुत सारा हिस्सा YouTube पर अपलोड करना शुरू किया और इसकी अच्छे खासे व्यूज मिले। इसको लगातार व्यूज मिलते हैं और बिरहा जगत में भी YouTube ने एक अलग तरीके का धमाका किया है कि जितने पुराने बिरहे थे जो कैसेट के रूप में, फीते वाले कैसेट के रूप में थे, वे धीरे धीरे डिजिटाइज होकर YouTube पर आ गए हैं। लेकिन इसका एक विकृत पक्ष यह है कि आजकल छोटे मोटे बहुत सारे गवैये, जो गवैये दरअसल नहीं है, बिरहा गाने की कोशिश कर रहे हैं, वे हर तरह की ऊट-पटांग फूहड़ बातें YouTube पर जिस तरीके से अपलोड कर रहे हैं और फैला रहे हैं, उसको देखते हुए हम कल्पना कर सकते हैं कि वह दौर जब YouTube का जन्म नहीं हुआ था, जब फोटोग्राफी भी उस तरह की नहीं थी, लेकिन बिरहा गायकों की महान कतारें हुआ करती थीं। मैं समझता हूं कि बिरहा की चौथी पांचवी पीढ़ी जब मैदान में आई तो उसने अपनी गायकी के बल पर धूम मचाया। चौथी पीढ़ी तक तो बिरहा में माइक ही नहीं थी, इसलिए आखिरी आदमी तक स्पष्ट आवाज पहुंचे, इसके लिए बहुत जोर से गाना पड़ता था और इसके लिए जो कलेजा लगता था वह बहुत ताकत उसके लिए चाहिए होती थी। और बाद में जब धीरे धीरे माइक का आगमन हुआ तब भी बिरहियों ने उसी लय के हिसाब से अपने बिरहे को परवान चढ़ाया। और एक और दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण है कि अब तो बिरहा में शराब ऐसी चीज हो गई है कि घी मिले न मिले, दूध मिले न मिले, शराब मिले, ये हर बिरहिया इसका आदी हो गया है। और शराब पीकर तमाम सारे ऐसे कुचित और उच्छृंखल गायक कभी कभी मंच पर चढ़कर अगड़म बगड़म हरकतें भी कर डालते हैं। हम याद करते हैं पारस यादव के दौर को, बिरजू यादव के दौर को, जब इन लोगों ने अपनी गायकी के दम पर पूरे पूर्वांचल को नाथ दिया और पूर्वांचल से निकलकर कलकत्ता और बंबई जैसे शहरों में भी वे गए और बिरहा को उन्होंने पूरे देश में फैलाया। दुर्भाग्य यह है कि पारस जी की इक्का दुक्का चीजें उपलब्ध हैं, फोटो भी एक दो उपलब्ध है, लेकिन बिरजू जी के साथ यह सौभाग्य नहीं है। न उनकी कोई तस्वीर उपलब्ध है, एक तस्वीर धुंधली सी है जिसके बारे में बहुत साफ साफ नहीं कहा जा सकता कि वे ऐसे ही थे। और उनकी गायकी का कोई नमूना हमारे सामने नहीं है किसी भी रूप में। लोगों की स्मृतियों में जो बिरजू बचे हुए हैं और बहुत आदर के साथ लोग उनको याद करते हैं, हालांकि ऐसे लोग बहुत बड़ी संख्या में अब नहीं रह गए हैं, लेकिन फिर भी इतने ज्यादा लोग हैं कि अगर उनकी याददाश्तों के आधार पर एक किताब बनाई जाए तो बिरजू जी पर कम से कम 500 पेज की किताब बन सकती है। बिरजू खलीफा अपने समय के महान और धुरंधर गायक थे और उन्होंने कम से कम 4 पीढ़ियों के साथ
मुकाबला किया, गाना गाया, और वास्तव में उनकी लयकारी अपने ढंग की अनूठी लयकारी थी। और रमन अखाड़े को उन्होंने एक बड़ी ऊंचाई दे दी थी, जिसको बाद में चलकर हीरालाल जी ने अपने ढंग से आगे बढ़ाया और विश्वनाथ जी ने अपने ढंग से आगे बढ़ाया और दूसरे तमाम सारे गायक आए जिन्होंने बढ़ाया। आज हम उन्हीं महान गायक बिरजू यादव उर्फ ब्रिजनाथ यादव, उनका असली नाम था, उनके घर आए हैं, उनके गांव बरवा गाजीपुर, और यहाँ पर उनके परिवार के लोगों से मिल रहे हैं, जिनमें उनके छोटे पुत्र अरविंद यादव, जो कि मुंबई में रहकर एक कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी करते हैं। वे स्वयं एक अच्छे गायक के रूप में उभरे, लेकिन घर गृहस्थी की तमाम सारी मसरूफियात के कारण उन्होंने उस विधा में अपने पांव और आगे नहीं बढ़ाए। हम जानते हैं उनसे उनके बारे में और उनके पिता के बारे में। अरविंद भाई नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी नमस्कार। अरविंद भाई, आपका जन्म कब हुआ था? हमारा जन्म 1778 है। 1778 को आपका जन्म हुआ, यहीं इसी गांव में? इसी गांव में जी। और अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताइए कुछ। हमारी पढ़ाई इंटर तक है। अच्छा, कहाँ से पढ़े और कैसा बचपन था आपका? बचपन मैं छोटा था तो मुझे पूरा याद है। मेरा बाल जो है मनौती माना गया था विंध्याचल के लिए जी। तो मैं लगभग 5 साल का हो गया था, मुझे पूरा अनुभव 5-6 साल का हो गया था। इस गांव में कोई भी बेचने के लिए कोई आता था कोई चीज तो मुझे झगड़ा करके बुला करके, मुझे पैसा रहे न रहे लोग जरूर देते थे। अच्छा, ये क्यों? क्योंकि ये बहुत दुलार प्यार से बुलाते थे कि जैसे कि बिरजू गायक के लड़के हैं, उनके नाम से पहचान होती थी। जी जी। आपके बड़े भाई भी हाँ रहे? बड़े भाई भी रहे। कितने साल पहले के थे आपके? कितने बड़े हैं? हमसे लगभग वो बड़े हो गए 7-8 साल। 7-8 साल। लेकिन आप दुलरुआ इसलिए थे कि आप छोटे थे और लगभग कई बहनों के बाद, 4 बहनों के बाद आपका जन्म हुआ, एक भाई और 4 बहनों के बाद, तो इसलिए आप दुलरुआ थे। और आपके पिता एक महान गायक थे तो इसलिए उनका भी कुछ प्रिविलेज मिलता था। हाँ मिलता था, भरपूर मिलता। सबसे बचपन में जो पिता की याद है वो किस रूप में याद है? कब आपने जाना कि ये मेरे पिता है और ये मेरे ही पिता है? मैं तो जब अपने आप को ये समझा कि मैं सब कुछ जानने लगा, करीब हमको महसूस हो रहा है कि मैं अगर 3-3.5 साल का था तभी मैं उनके पास ही ज्यादा रहता था। अच्छा, ये महसूस करने लगा। तभी से मैं उनके पास रहते खाते पीते, अगर वो नहीं रहते थे तो हमको ये लगता था कि कुछ खो गया है। माँ के पास मेरा बहुत कम लगाव था, पिता के पास ज्यादा था। तो पिता तो आपके कभी कभी महीनों बाहर ही रह जाते थे? बस तब मैं अपनी दुनिया में रहता था। अच्छा, याद आती थी? याद तो बहुत आती थी, लेकिन मैं अपनी दुनिया में रहता था। नहीं था ये सब की, नहीं मोबाइल नहीं थी कि संपर्क हो पाए। लेकिन मैं ये ना कि पिताजी नहीं है तो परिवार के संपर्क में बहुत कम रहता था। पिता जब आते थे बाहर से तो आपकी खुशी कैसे छलकती थी? वो जैसे आते थे, अगर उनसे मैं मिलता था तो हमको लगता था कि सब कुछ हमको मिल गया, और जो मैं डिमांड जो रख देता था वो नहीं करते थे। कुछ लेके भी आते थे आपको? वो ऐसा है कि हम और हमारे एक चाचा का लड़का हम उम्र है, केवल मात्र 2-4-5 दिन वो हमसे लहू रहे। तो हम लोग कक्षा 1 में जब पढ़ने गए तो पटरी लेकर के गए। अच्छा, हमको लग रहा है कि मुश्किल से 15-20 दिन हम लोग पढ़े प्राइमरी पाठशाला में। तब तक पहला विद्यालय खुल गया नवज्योति बाल विद्या निकेतन प्राइमरी प्राइवेट। उसकी एडमिशन फीस थी 18 रुपए और मासिक 8 रुपए थी। तो हम लोग को एडमिशन उठा करके उसमें डाल दिया। जी। उसमें डाल दिया गया। डालने के बाद
एक मार्केट में, हमारे चोचकपुर मार्केट में एक दुकान थी, वो मूंगफली और बिस्किट कई प्रकार का बेचता था, केवल इतना ही बेचता था। जी जी। इस मामले में फेमस था। अब हमारे पिताजी ले गए दोनों लोगों को उस दुकान पे, बोले कि इन लोगों को जब ये मांगे, जो कुछ मांगे आप दे दीजिएगा, अब मैं महीने का हिसाब कर दूंगा। अब हम लोग के सामने हो गया, और जब हम लोग के सामने हो गया तो घर पे देखते थे कि खाना बन रहा है, खाना बन रहा है, तो ऐसा करें कि हम खाने न पाए। अब उजियाना शुरू करते थे, हमारा स्कूल का टाइम हो गया, अभी खाना नहीं बना, जो कि स्कूल का टाइम बहुत काफी था। अब बहने थी, अरे अभी कहाँ स्कूल जाना, अभी तो खाना अभी बन जाएगा, 5 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा। लेकिन मन तो वहाँ था, मन हमारा वहाँ था, हम दोनों लोग का मन तो वहाँ था कि नहीं, हम पहले भागे उधर, कि कोई ना कोई बहाना बना करके घंटों पहले हम लोग भाग जाते। तो फिर क्या वहाँ खरीदते थे आप? अब वहां जा करके उनसे वो पाव रोटी का पैकेट था, एक पाव रोटी में 8 वो पाव रोटी हुई करती थी, इतनी बड़ी बड़ी, एक पैकेट वो ले लेते थे और 2 पैकेट पार्ले ले लेते थे। अब ले करके हम लोग विद्यालय जाते थे। अच्छा। तो दोनों लोग, चाचा के जो लड़के थे उनको दे देता था पाव रोटी, आधा उसमें से निकाल करके, आधा मैं ले लेता था, एक एक पैकेट बिस्किट से हम लोग खा लिया करते थे। फिर उसके बाद दोपहर को रेसेस होता था विद्यालय का, फिर आकर के एक पैकेट बिस्कुट ले लिया करते थे। 100 रुपये मामला था। फिर उसके बाद शाम को 3 बजे छुट्टी होती थी, फिर एक एक पैकेट लेकर के, मूंगफली लेकर के चल देते थे घर। मैंने, आपको याद है कि बाद में आपने जोड़ा होगा तो कितना रुपया रोज खर्चा कर देते थे आप लोग? उस समय जब हम लोग शुरू किया था, हमको याद है कि 1 रुपये पैकेट पार्ले था। अच्छा। जब हम लोग खाना बंद किए तो 3 रुपया पार्ले हो गया। जब इतनी उम्र हो गई, कि अब नहीं, अब ये हटाओ इसको अब हम लोग को मतलब ये हुआ कि खाने से नुकसान है, तो वो 3 रुपया पैकेट हुआ तो हम लोग छोड़े खाना उसको। हाँ, पहले पार्ले जी एक कागज में लपेटा हुआ था और बड़ा सोंधा सा लगता था। वो कागज में डबल पेपर होता था, एक सफेद व्हाइट होता था और उसके बाद में होता था, और कागज जलाइए तो उसमें से मोम जैसा आगे चलता था, लिक्विड की तरह आता था। बड़ा बढ़िया बचपन था आपका, हमसे थोड़ा कम है, आपको ज्यादा आधुनिक समय बचपन में बिताने का मौका मिला, लेकिन इस तरह से आपका बचपन बीता। आप कब जानने लगे कि आपके पिताजी गायक हैं और बहुत बड़े गायक हैं? हम बचपन से ही जानने लगे। अच्छा। जब होश संभाले तभी जानने लगे, क्योंकि जब वो हमसे दूर जाते थे तो ये लोग आते थे हमारे यहाँ प्रोग्राम दिखाने के लिए, तो अगर वो सोए रहते थे तो कोई किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि कोई जगह दे, ये उनका रूल था। कभी कभी तो पारस चचा, बुल्लू चचा, ये लोग भी आए हैं, रामदेव चचा, ये लोग भी आए हैं, तो लेकिन ये चीज सबको पता था कि ये सोए हैं तो कोई जगाएगा नहीं, कोई जगाता नहीं था। चाचा थे हमारे, शंकर चाचा, यही उन लोगों को पानी वानी पिलाते थे। सोए हैं, जब अपने से जागेंगे तभी, जब तक जागे। तो कभी उन्होंने आपको गाना सिखाया या सुनाया? सुनाया पहले कि लास्ट में मेरा हाई स्कूल के बाद बिरहा में झुका हुआ, बिरहा में झुका हुआ तो उन्होंने पहला गाना दिया लिख करके, एक वंदना स्तुति और एक बिरहा दिया, वो था सत्य, उपकार, त्याग और दान। वो 4 अर्थों से था कि मतलब सत्यवादी कौन था, उपकारी कौन था, त्यागी कौन था, दानी कौन था। बिरहा में जब मैं प्रवेश किया, अभी कुछ ही दिन किया, तब तक वही गए बॉम्बे, अब बॉम्बे से आए तो बोले कि अब तुमको मैं बॉम्बे ले चलूंगा, वहां उन लोगों का डिमांड है। तब तक तो उनका अच्छा वही हो गया। आप जो है कितने समय तक यहाँ गाए बनारस में, अपने गाजीपुर बनारस के आसपास पूर्वांचल में, और कितना समय बम्बई गाए? बम्बई में तो मैं बीच बीच में जाता था, बिरहा होती थी, लेकिन इधर जो बिहार, चंदौली, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, इधर मैं बहुत कार्यक्रम दिया। अच्छा। मुझे कभी अपने जोड़ी पारी में कभी अवसर मिला ही नहीं कि हमारे हम समकक्षी के गायकों से मैं बिरहा गा दूं।
मैंने काफी बड़े लोगों से ही आप हाँ, हमेशा वही लोग मिले जो कि हमारे गुरुजी साथ में ही रहते थे जयप्रकाश गुरु। आप जब आए तो पीढ़ियां बहुत सारी आ चुकी थी, बिरहे में नई नई स्थितियां आ रही थी, सिनेमा का भी चलन बहुत तेजी से हो गया था, गाना बिरहा भी सिनेमा में चला गया, सिनेमा के गीतों का बिरहा पर इतना ज्यादा प्रभाव हो गया कि बिरहा पीछे छूट गया, सिनेमा के गीत आगे हो गए, धुनमाला बनने लगी। तो ऐसे में आपको क्या लगता था कि अगर अपने पिता की ऊंचाई या उनके अनुसरण तक की बात भी हो तो आपको क्या सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए? कुछ लगा कभी? बिरहा में मैं यही देखिए, बिरहा तो पिताजी हो, चाहे रामदेव चचा हो, चाहे बुल्लू चचा हो, कोई भी हो, उनकी नकल केवल एक श्रद्धांजलि रूप में ही लिया जा सकता है। क्योंकि अगर हम स्वयं बिरजू बनना चाहें, हमारे पिताजी थे तो हम सोचे कि हम बिरजू बन जाएं, तो नहीं कोई बन नहीं पाएगा। किसी भी बिरहिए का, बड़े बिरहिए का बेटा बड़ा बिरहिया बना, एक भी उदाहरण संभवतः नहीं है। लोग कहते हैं सहदेव जी और रामदेव जी के बारे में कहते हैं, लेकिन ये उदाहरण एक शायद होगा। और सहदेव जी की रिकॉर्डिंग नहीं है, रामदेव जी की रिकॉर्डिंग है, इसलिए हम उनकी आवाजों की बहुत वैरायटी को या उनके वेरिएशंस को नहीं समझ सकते। क्या आपको लगता है कि पिताओं की छाया इतनी बड़ी होती है कि उसमें बच्चे पनप नहीं पाते, या कुछ और कारण होता है? देखिए, एक बात है, मैं अनुभव करता हूँ कि एक बड़े बाप का बेटा होने के बाद उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। अगर कोई बड़े बाप का बेटा है, बड़े नाम वाले का, तो बेटे के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। ये मैं महसूस किया जी। तो आपके सामने ये चुनौती थी कि आप अगर उस लेवल तक पहुंचेंगे तो आपको बहुत कुछ माने संजोना पड़ेगा, बहुत बहुत करना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि एक बिरहा समाज जो है, मेरा परिवार था, मेरे परिवार से हटके वो भी मेरा परिवार था, बिरहा समाज। लेकिन मैं अपने सामने देखा कि जितने बिरहा के कलाकारों को हमारे पिताजी सहयोग किए उठाने की, मैं बिरहा समाज में जब गया तब प्रैक्टिकली देखा कि जितने हमारे पूर्वज के कलाकार थे, उनकी पीढ़ी की बात छोड़िए, जो आज की पीढ़ी, ये लोग दबाने की कोशिश की है कि कहीं ये उठ जा रहा है आदमी तो हम बगल के हैं तो हम माइनस हो। आपके पिताजी सन 2000 में गुजरे, सन 2000 12 मई सन 2000। वे एक पारिवारिक व्यक्ति थे और परिवार को, एक बृहत्तर परिवार उनका है जिसको साथ लेकर चले हुए, और सबको चाहते थे कि कुछ न कुछ अपने अपने हिसाब से प्रगति करें। क्या आपके परिवार ने आपके पिताजी को उनके द्वारा किए गए इस योगदान का महत्व समझा या उनका मूल्यांकन किया? मूल्यांकन तो लोग पहले कर लिए होते, तो जितने आज है ये व्यवस्था शायद एक लोग के पास होती। लेकिन मूल्यांकन किया, लेकिन लेट किया। मूल्यांकन तब किया जब उनको लगा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद हम जो है सामाजिक रूप से काफी पीछे हैं, काफी पीछे, और जो आइकन हमारे घर का है वो अब नहीं है। तब एक आइकनिक व्यक्ति के रूप में उन्होंने संभवतः इस वैल्यूज को समझा होगा। मुझे एक बात बताइए कि बिरजू खलीफा को गए हुए लगभग 25 वर्ष हो गए। इन 25 वर्षों में उनकी स्मृतियों को संजोने के लिए आप लोगों ने क्या किया? हम ही में नहीं, परिवार के लोग भी जागे इस पे। परिवार के लोग भी जागे, आज इतने सर्विस में है, सब लोग सहयोग भी किए, लाखों रुपये से ऊपर इकट्ठा भी हुआ कि स्मारक लगा करके मतलब एक बार पूरे तिथि साल में मनाया जाए। लेकिन ये दिमाग में था कि पहले स्मारक लगाया जाए, माने मूर्ति। उनका एक ही
फोटो बचा था, अच्छा। वो बनारस भेजा गया, वो रिटर्न आ गया। फिर कई स्टूडियो में भेजा गया कि इसको सुधार किया जाए ताकि उसके माध्यम से बन जाए, वो भी रिटर्न आ गया। उससे हम लोग निराश हो गए। आपके पिताजी मूछें रखते थे? नहीं, बहुत हल्की मूछ रखते थे। और उनकी छवि कहाँ किस में दिखाई पड़ती है आपके 7 भाई बहनों में? हमारी बड़ी बहन और मुझ में। मेरी बहन उन्हीं की तरह साफ है, चेहरा कुछ मेरे तरह उनका रहता था। अच्छा। भाव जो है, जो उनका था वही भाव मैं ग्रहण किया। अच्छा, तो मान लीजिए अभी मूर्ति तो बन जाएगी, तो लोगों ने उनकी पुण्यतिथि को मनाने का क्या इंतजाम किया? किस तरीके से उनको याद करते हैं आप लोग? अभी तो प्रयास तो किया गया, लेकिन प्रयास में हम लोग विफल रहे। उनकी जिस दिन मौत हुई है, उस पुण्यतिथि के दिन हमारे यहाँ घर पे मतलब डेली अपने स्तर से परिवार प्रसाद वगैरह चढ़ा करके एक बार याद करता है। और हमारे चाचा जो हैं, ये तो सुबह शाम उन्हीं की पूजा ही करते हैं। मुझे प्रसाद चढ़ाना एक बात है, लेकिन वास्तव में याद करना और उनके विविध आयामों के बारे में चर्चा करना ये बिल्कुल डिफरेंट बात है, दूसरी बात है। प्रसाद चढ़ाएंगे, जिसको देंगे माथे चढ़ाएगा, खा जाएगा। लेकिन अगर उनकी कीर्ति के बारे में, उनके तमाम सारे योगदानों के बारे में, उनकी कला के बारे में, उनकी समझदारी के बारे में, उनकी चेतना के बारे में आप बात करेंगे, तो इस समाज के लोगों के भीतर एक प्रेरणा पैदा होगी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि उस स्मृति दिवस को ठीक तरीके से मनाए जाने की जरूरत है। आप अब बिरहा नहीं गाते हैं? अब तो बहुत दूर, कोरोना काल से ही मेरा बिरहा जो है। अच्छा, क्या आपको कभी लगा कि YouTube वगैरह जैसी विधाएं बढ़ गई हैं, माध्यम बढ़ गए हैं, तो आपको इन्हीं पर अपना प्रयास करना चाहिए? देखिए, प्रयास के साथ साथ अब जो है मैं कुछ ऐसा जगह पहुंच चुका हूं कि अब उसके लिए समय नहीं निकल पाती है। चाहत तो है, लेकिन समय नहीं निकल पा रही है, जो कि ऐसा परिवेश में हो गया। जी, तो मुझे ये बताइए कि अब हम पूरा बिरहा जगत और पूरा उनका जो बिरहा के प्रशंसक और माने श्रोता हैं, वे आपसे क्या उम्मीद करें कि बिरजू खलीफा की स्मृतियों को आप किस रूप में बचाए रखेंगे? इसके लिए तो मैं प्रयास में हूँ। आए दिन अपने गुरु जी जयप्रकाश जी से बात भी करता रहता हूँ कि मैं एक तिथि, हम लोग बिरहा समाज के लोग बैठ करके मैं भी प्रयास में हूँ, किसी तरह स्मारक लगवाएंगे, उसके बाद एक तिथि तय करेंगे जिस तिथि में कि मतलब कोई कलाकार डिस्टर्ब न हो। जी। जैसे लगन में अगर हम उनके 12 मई पर रख दिए, तो 12 मई में गायक लोग हमेशा इंगेज रहते हैं। जी। तो हम लोग बिरहा समाज के लोग इकट्ठा होकर के एक समय साल का निर्धारित करेंगे और वही समय हर साल के लिए जी बनाया जाएगा। ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भाई, आपने अपने पिता की बहुत सारी जो यादें आपको हैं, बहुत समय तो आपको नहीं मिला, केवल 22 वर्ष आपने उनके सानिध्य में, उनकी गोद में से शुरू होकर उनके साथ चलते हुए बिताया। कुछ और समय मिला होता तो हो सकता है कि आप कुछ और चीजें करते, उनका साया आपके ऊपर बहुत और बना रहता, तो हो सकता आप एक गायक के रूप में ही अपना विकास कर पाते, वो भी आपकी मदद करते, निश्चित रूप से करते। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।